Hi friends, in this part of the video I am going to tell you some features, advantages of IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले मैंने DU-SOL के ऊपर बना रखा था, अब हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। जो SOL के ऊपर मैंने बनाया था तो उसमें बताया था कि मार्किंग सिस्टम SOL का बहुत ही वीक है, बहुत ही ख़राब है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप IGNOU जाइए, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। ये समझ लीजिए कि DU की तुलना में, SOL की तुलना में आपको IGNOU में मतलब अधिकतर ये चांस होता है कि आपको अच्छे परसेंटेज आते हैं अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। मैं उसके उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो पढ़ाई नहीं करता है। तो ये एडवांटेज है IGNOU का। और IGNOU का डिसएडवांटेज बहुत ही कम है, एडवांटेज बहुत अधिक है। अब डिसएडवांटेज कहेंगे क्यों है, क्या कारण है कि डिसएडवांटेज है? तो मैं एक चीज़ बता, डिसएडवांटेज ये है कि IGNOU में पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। IGNOU का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। आपका 3 इयर्स का कोर्स जो है उसमें आपको कम से कम 40, 45, 50, 60, 70 बुक्स समथिंग आपको स्टडी करनी होती है। और साथ ही में हर एक चैप्टर के ऊपर ऐसा लगता है कि एक बुक बना दी जाती है नोट टाइप की, और उस बुक में इतना डाइवर्स इन्फॉर्मेशन होता है कि आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको थॉरो नॉलेज होती है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज ही है। क्यों है? क्योंकि अधिकतर बच्चे जो IGNOU में अप्लाई करते हैं या एडमिशन करवाने जाते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो जॉब में होते हैं और उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज टाइप की है। लेकिन एडवांटेजेस बहुत सारे हैं IGNOU के। क्या सब एडवांटेज हैं? अगर आप IGNOU में एडमिशन लेते हैं तो उसके पास असाइनमेंट का मेथड है जो कि DU में नहीं है। आपको असाइनमेंट से जो है 30 मार्क्स के आपके वेटेज मिल जाते हैं, और 30 मार्क्स का जो भी होता है उस वेटेज के हिसाब से आपको जो है आपको असाइनमेंट को ऐड कर दिया जाता है। अब मैं 30 मार्क्स का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 100 मार्क्स के जो आपके असाइनमेंट जमा होते हैं उसका वेटेज केवल 30 होती है, ठीक है। और जो आप थ्योरी में लिखते हैं एग्ज़ाम में उसके 70 होती है। उसका भी एग्ज़ाम 100 का होता है लेकिन वेटेज उसका 70 का होता है। तो ये फ़ायदा होता है कि थ्योरी और असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ करके आपका पासिंग लेवल अच्छा हो जाता है और आपका परसेंटेज भी अच्छा बन जाता है। दूसरा है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका केंद्र सरकार इसको चलाती है और इसकी डिग्री पे कोई भी शक नहीं है। अगर आप अच्छे से IGNOU से पढ़ाई की हैं तो यकीन मानिए कि आप अच्छे नॉलेज के हकदार हैं, आपके पास वाकई में अच्छा नॉलेज है। क्योंकि IGNOU की जो बुक्स मटेरियल है वो बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटीज़ में पाई जाती है या देखने को मिलते हैं। और नॉलेज के अलावा आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब भी कर सकते हैं और साथ में आप डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या है IGNOU में कि IGNOU में बहुत सारे चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल 6 मंथ में पेपर होते हैं जो जून और दिसंबर के सेशन में होते हैं। तो वहाँ पर में जाकर के आप आसानी से जो है, अगर एक सब्जेक्ट में किसी में बैक आ जाता है तो आप नेक्स्ट जो जून का सेशन या दिसंबर का सेशन होता है उसमें जाकर पेपर दे करके पास हो सकते हैं। साथ में एक काउंसलिंग होती है नए बच्चों के लिए। अपने अपने जो स्टडी सेंटर होती है वहाँ पर में जब आप एडमिशन लेंगे तो काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में यही सब बातें बताई जाती है, लेकिन थोड़ा ब्रॉड करके बताई जाती है कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करनी है, कैसे आपको अटेंड करना है क्लास, कैसे आपको सेंटर चेंज करना है। ये सब सारी चीज़ें हालांकि प्रॉस्पेक्टस में भी दिया हुआ है, तो वो भी वहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका IGNOU का। और भी एडवांटेजेस है IGNOU के, बहुत सारे एडवांटेजेस। अब मैं जितना याद करूँगा शायद कम पड़ जाएंगे। क्या एडवांटेज है मैं बता रहा हूँ। IGNOU में ये एडवांटेज है कि आप स्टडी सेंटर को कहीं से कहीं चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरी भारत में है, लगभग पूरी भारत में, यहाँ तक कि आउट ऑफ द कंट्री भी है। तो अगर सपोज़ करिए आप रहते हैं आगरा में, ठीक है, और आपको दिल्ली में जॉब हो गया। अब आप आगरा जो स्टडी सेंटर लिए थे वो आगरा कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? दिल्ली से तो जाएंगे नहीं। तो क्या करिए, आप आगरा अपना स्टडी सेंटर चेंज करा लीजिए, वहाँ जाइए पढ़ने के लिए। सैटरडे से संडे क्लास होती है, जाइए आराम से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सपोज़ करिए आपको कि आपको बहुत दूर आपका घर है, ठीक है,
आप अचानक गांव चले गए, अचानक से आपको पेपर देना पड़ गया 1-2 महीने के बाद, और फिर से आप स्टडी सेंटर आना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि जहाँ से मेरा स्टडी सेंटर है वहीं से मैं फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम सेंटर कहीं का भी ले सकते हैं। अगर सपोज करिए किसी का स्टडी सेंटर दिल्ली में है, तो वो चाहे तो अपना एग्ज़ाम सेंटर अपने एरिया में भी, यूपी है या बिहार है या बंगाल है या कहीं भी है, वो अपना ले सकता है और वहाँ से वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में एग्ज़ाम सेंटर लेने के बाद होगा क्या कि एग्ज़ाम सेंटर जब भी ले लेगा तो उसे पास का लोकेशन दिखाई देगा ऑटोमेटिक। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं ना, असाइनमेंट जमा करने के बाद, असाइनमेंट जमा करने के बाद ही फॉर्म भरना, नहीं तो वो फॉर्म जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके सब ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है कि किसका असाइनमेंट जमा हुआ, किस कोड का हुआ, किसका नहीं हुआ। और अगर आप ऐसा कोई चालाकी कर बैठते हैं तो सोचते हैं मैं असाइनमेंट जमा ना करूँ और जाके सीधा पेपर दे दूँ, मैं एक काम से तो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना। आपके जो फॉर्म भरेंगे उसका पैसा बेकार चला जाएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर से आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा उस कोड का, ठीक है। और साथ ही में मैंने बताया, अगर नियरेस्ट आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हैं तो आप उसमें आता रहता है कि आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आपका कौन कौन से एरिया जो है आपको दिखाएगा, कौन सी आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के आसपास आप किस कॉलेज में पेपर देना चाहते हैं। तो जो कॉलेज में इनके एग्ज़ाम होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक नेट पे दिखाई देता है कि इस कॉलेज में है और ये सब्जेक्ट यहाँ पे पेपर हो सकते हैं, और उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम फी जमा हो जाता है। समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। तो चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर और भी डॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द डॉट्स यू हैव, because I am here to help you as much as it is possible for the students, because most of the students, they are studying with the Open University, they are misguided, they don't have the sufficient knowledge. If they have the knowledge, they don't want to share it to others. I have seen most of the time. So you need to share the knowledge with others, so that if someone is misguided, you need to guide them in the proper way, and they can also take advantage of all these things. So as usual, I told you in the earlier parts of the videos that if you want to get such videos in English, I will also explain them in English, and you can also watch them comfortably. So without wasting the time, I am going to now stop over here. Thank you so much.